हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भैया 4 दिसंबर है और आज ही के दिन से हम अपने रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। भैया रिवीजन सीरीज आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स जो कि 2024 में होना है उसके लिए बनाई जा रही है और इस सीरीज का स्टार्ट हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 से। अभी फिलहाल चैप्टर 10 स्टार्ट हो रहा है एंड धीरे धीरे इसमें और भी चैप्टर्स ऐड होते चले जाएंगे। काफ़ी लंबी सीरीज है तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए, इफेक्टिवली काम करिए तो आप लोगों को बढ़िया रिजल्ट मिलेगा इसका। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है अलजेब्रा। तो अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रा तो आप अपने मन में एक बार विचार कर लीजिए कि भाई अलजेब्रा का क्या मीनिंग होता है। 2-4 मिनट इसके ऊपर लगा के, इसके मीनिंग पे लगा के हम सीधा चैप्टर पे चलते हैं। तो भाई देखिए जो वर्ड है अलजेब्रा, हम क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों से पूछते हैं कि भाई अलजेब्रा क्या होता है, तो बच्चे अजीब अजीब से आंसर देते हैं। पता तो होता है बट एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मैं आपको इस वर्ड का मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। आसान सी भाषा में बता देंगे, कोई किताबी लैंग्वेज में नहीं बताएंगे, एक आसान सी भाषा में बता देंगे सो दैट कि आपको इस वर्ड का मीनिंग और गंभीरता समझ में आ जाए। तो देखिए जब हम छोटे थे, बचपन में आप लोगों ने नंबर सीखे होंगे, आपने नंबर्स देखे होंगे, नंबर्स को जाना होगा, आपने जाना होगा नंबर्स कितने तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के आपने नंबर सीखे। फिर जब आप नंबर्स को सीख गए तो आपने नंबर्स का अलजेब्रा सीखा बचपन में। अलजेब्रा मीन्स हाउ टू ऐड टू नंबर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू डिवाइड एंड देन फिर आपने और बड़े हो गए तो फिर आपने प्रॉपर्टीज निकाल ली। ए प्लस बी होल स्क्वायर कर लो, ए माइनस बी होल क्यूब कर लो एंड देर आर सो मैनी थिंग्स जो आपने नंबर्स के साथ किया। तो वो आपने नंबर्स का अलजेब्रा किया, वहां पे आपने अलजेब्रा किया। पर जब हम थोड़े से बड़े हो गए फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा क्लास 11th में, जब आप आए होंगे तो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जब ये चैप्टर आपके पास आया, आसान भी लगता है बच्चों को, जब ये चैप्टर आपके पास आया तो सबसे पहले आपने जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। जानने के बाद फिर आपने उसका अलजेब्रा सीखा। अलजेब्रा मींस हाउ टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और क्या क्या कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो वो उसका अलजेब्रा होता है। फिर जैसे आप 12th क्लास में आए, 12th क्लास में आते ही आपने एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था मैट्रिसेस। तब आपने मैट्रिसेस देखा, जाना मैट्रिक्स क्या होता है, कैसी दिखती है मैट्रिक्स, कितने तरह की होती है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को जानने देखने के बाद आप लोगों ने उसका अलजेब्रा सीखा। अलजेब्रा मतलब हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई और क्या क्या कर सकते हैं मैट्रिसेस के साथ। तो ऐसे ही अब हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा किसका? वेक्टर्स का। तो यहाँ हमें पहले वेक्टर्स को जानना पड़ेगा, होता क्या है, दिखता कैसे, एंड देन फिर हम उसका अलजेब्रा सीखेंगे। तो जनरली ये अलजेब्रा थिंग होती है, लोगों को आसान लगती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेसिक चीज़ें हो रही होती है, ऐड सब्ट्रैक्ट, किसी सिस्टम को जानते हैं, उसको जोड़ना घटाना एंड ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। तो आज हमें अलजेब्रा पढ़ना है, किसका? वेक्टर्स का। तो बस स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लें, वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशन है वेक्टर का, अ क्वांटिटी विच हैज magnitude as well as direction is called a vector। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलेंगे। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, सिर्फ डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा, उस क्वांटिटी के पास दोनों चीजें होनी चाहिए। अब देखिए ये जो वर्ड है मैग्नीट्यूड और एक ये जो वर्ड है डायरेक्शन, तो भाई ये मैग्नीट्यूड वर्ड जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो समझ में आ गया होगा, बट कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए नया सा वर्ड है। तो इसके लिए मैं एक वर्ड और बता देता हूं। मैग्नीट्यूड का मतलब हमारे लिए मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ लेंथ से है, तो आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर लो। तो एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, मतलब सिर्फ लेंथ से काम नहीं चलेगा, सिर्फ डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा, उसके पास वो दोनों चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। इसका एक डेफिनेशन और है, इसी के ऊपर हमें काम करना है मैथमेटिक्स में। यह डेफिनेशन हमारे लिए ज्यादा खास है, तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। इस डेफिनेशन को बताने से पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई देखिए एक लाइन होती है, एक लाइन सेगमेंट होता है।
तो भाई लाइन में और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर होता है? वैसे तो देयर आर सो मेनी डिफरेंस, बट मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बता देता हूँ कि जो लाइन होती है वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है, कि जो लाइन है, लाइन का आप लेंथ नहीं बता सकते। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है उस पर इनिशियल पॉइंट भी होता है, उसका एंड पॉइंट भी होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इसका डिस्टेंस, इसका लेंथ निकाल सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया। बहुत सारे डिफरेंसेस में से एक डिफरेंस ये हो गया कि भाई जो लाइन में और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई लाइन का आप लेंथ नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन आप सेगमेंट का लेंथ बता सकते हो कि सेगमेंट कितना बड़ा है। ठीक है, तो चलिए अब एक डेफिनेशन आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। वेक्टर का यही डेफिनेशन मेन है हमारे लिए। तो क्या डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। तो डेफिनेशन है अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। ये डेफिनेशन है, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। तो हमें जो 12th क्लास में मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ना है वो वेक्टर एज अ लाइन ही पढ़ना है। तो क्या लिखा है, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। मतलब एक लाइन सेगमेंट ले लो, ये मेरा लाइन सेगमेंट है, इसको मैंने ए बुलाया, इसको मैंने बी बुलाया। और ये कैसा लाइन सेगमेंट है, डायरेक्टेड, मतलब इसके पास डायरेक्शन है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, डायरेक्शन है इसके पास। ठीक है ना भाई। सो अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। तो देखो ये इस वाली डेफिनेशन को पूरा पूरा जस्टिफाई कर रहा है। वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी उसके पास मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ भी होना चाहिए और उसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। अब क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है, अगर ये लाइन सेगमेंट है तो लेंथ तो इस पर 100% होगा। भाई डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकाला जा सकता है इसका, तो लेंथ तो इस पर डेफिनेटली होगा। डायरेक्शन इसके पास है, तो इसके पास लेंथ भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर है। तो ये वाला डेफिनेशन हमें ध्यान रखना है। अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर, और हमें वेक्टर एज अ लाइन ही पढ़ना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई एक वेक्टर को लिखते कैसे हैं, एक वेक्टर दिखता कैसा है, एक वेक्टर की शक्ल कैसी होती है, वो जान लेते हैं। देखिए भाई किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, ये स्मॉल लेटर है ए और उसके ऊपर एक ऐसे एरो लगा देते हैं, जिसे पढ़ते हैं वेक्टर ए। पहले वेक्टर बोलते देन ये अल्फाबेट, वेक्टर ए। दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। इसे क्या पढ़ेंगे भाई, इसे पढ़ेंगे वेक्टर ए बी। अंडरस्टैंड। अब देखिए एक वेक्टर दिखता कैसा है, एक बार वेक्टर की शक्ल देख लो कि एक वेक्टर दिखता कैसा है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वेक्टर का। तो देखो भी एक वेक्टर दिखता है ऐसा, वेक्टर ए इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये एक वेक्टर की शक्ल है, ऐसा दिखता है वेक्टर। जब भी आपके जहन में शब्द आए वेक्टर, तो ये पिक्चर आप लोगों के दिमाग में बन जानी चाहिए। तो इसी को मैं कह दूंगा कि ये वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक वेक्टर ऐसे ही लिखा जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही होंगी आपको, आई जे के, स्कूल्स वगैरह में बुक्स में देख लिया होगा, बट मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। हेयर आई जे एंड के, ये कैप लगे हुए हैं इनके ऊपर, आई के ऊपर देखिए इस तरीका का कैप है, जे के ऊपर, के ऊपर। तो हेयर आई जे एंड के आर स्टैंडर्ड बेसिक यूनिट वेक्टर्स। आई जे के क्या है, स्टैंडर्ड बेसिक यूनिट वेक्टर्स है। इस लाइन का क्या मीनिंग है बता देंगे अगले सेशन के अंदर, दर्शन करा देंगे आई जे के क्या होता है, एकदम दिखा देंगे पिक्चर बना बना के, सब बढ़िया से एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल आप ये समझ लो बस कि जो कोई भी वेक्टर है वो आई जे के की हेल्प से ही बनता है। और थोड़ा सा ये समझ लो कि जो आई है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो जे है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो के है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी हाल फिलहाल आप सिर्फ इतना ही समझ लें, एंड जब नेक्स्ट क्लास में जब हम डॉट प्रोडक्ट वगैरह बताएंगे उस समय पे आप लोगों को दर्शन करा देंगे आई जे के एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है कि अभी सही वक्त नहीं है। तो एक वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं आपको। जैसे मान लो कोई वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, मतलब आई जे के की हेल्प से ही वेक्टर लिखना है, ऐसे लिखा जाएगा। तो किसी भी वेक्टर की रैंडम मैंने एक वेक्टर लिख दिया है। ठीक है भाई, तो आप लोगों को वेक्टर का डेफिनेशन पता लग गया। अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर, या फिर अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। देखिए वेक्टर दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है। अब आइए कॉन्सेप्ट्स को शुरू करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, डेफिनेशन से शुरू करते हैं। पहली चीज आपको पढ़ा रहे हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो देखिए भाई जरा, पहला कॉन्सेप्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर।
मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। और मेरी भाषा में एक बात और लिख लो, लेंथ ऑफ अ वेक्टर। कई बार एग्जाम में लिखा आ गया फाइंड द लेंथ ऑफ अ वेक्टर, तो बच्चे बंगले झांकते रह जाएंगे कि क्या होता है लेंथ, हमने तो मैग्नीट्यूड लेंथ तो पढ़ा ही नहीं कहीं, तो लेंथ ऑफ अ वेक्टर घबराना नहीं है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बता रहे क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए वेक्टर ए है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए सिंबॉलिक जो नोटेशन है वो ये है, ए मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं इसको। अब कई लोग इसे मॉड ए पढ़ते हैं, भाई मॉड ए नहीं है ये, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मॉड में और मैग्नीट्यूड में बहुत अंतर है, जब आएगा तो बताऊंगा आपको, मैं अंतर बताऊंगा बेसिकली। आप बस ये समझ लो, ये जो सिंबल है बड़ा खतरनाक सिंबल है, ये जो दो बार्स है ना, ये बार्स खतरनाक है। मैं आपको बताता हूं कैसे। इन दो बार्स के बीच में कोई नंबर लिख दोगे तो मॉड कहलाएगा। इन दो बार्स के बीच में कोई नंबर लिख दोगे तो इसको पढ़ा जाएगा मॉड। इन दो बार्स के बीच में कोई वेक्टर लिख दोगे तो पढ़ा जाएगा मैग्नीट्यूड। इन दो बार्स के बीच में आप कोई मैट्रिक्स लिख दोगे तो पढ़ा जाएगा डिटर्मिनेंट। इन दो बार्स के बीच में कोई सेट लिख दोगे तो पढ़ा जाता है ऑर्डर। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। भाई मीनिंग मैग्नीट्यूड और मॉड का लगभग लगभग सेम है, बट मैग्नीट्यूड के टाइम पे मैग्नीट्यूड ही बोलना है, मॉड के टाइम पे मॉड ही बोलना है, क्योंकि जब ये दोनों चीजें एक टाइम पे पिक्चर में आएंगी तब खिचड़ी पक जाती है दिमाग में, तो इसीलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलना है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकलता है भाई, अंडर रूट लगाइए, आई जे के का कोई रोल नहीं है, आई जे के का कोई रोल नहीं है, सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये है आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप इस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं। अब एक जरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। जैसे पहला सवाल, वेक्टर ए दिया आपको 2i प्लस 3j प्लस 4k। आपसे बोला गया कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे। ए मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ओवर एक्स का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस वाई का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस जेड का स्क्वायर 16 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज रूट 29। दूसरा देखो, वेक्टर बी इज आई माइनस जे माइनस के। तो अब मुझे बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ओवर ये 1 है, आई जो एक्स है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस जो y है y के प्लेस पे -1 है, तो -1 का स्क्वायर भी 1, और z के प्लेस पे भी -1 है, तो -1 का स्क्वायर इज अगेन 1। तो आंसर आ गया आपका रूट 3। और देखिए नंबर 3, वेक्टर सी दिया हुआ है आपको 2i माइनस 3k। जरूरी थोड़ी है जे हो उस वेक्टर में, आई का कंपोनेंट है और के का कंपोनेंट है, कोई बात नहीं। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना आएगा, दिस इज अंडर रूट ओवर 4 प्लस 9, तो विच इज रूट 13। ऐसे ही एक और देख लेते हैं, वेक्टर डी इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2i प्लस 1 बाय रूट 2j। तो व्हाट इज डी मैग्नीट्यूड, दिस इज नथिंग बट x का स्क्वायर करा तो हाफ, y का स्क्वायर करा तो हाफ, हाफ को हाफ में जोड़ा तो 1, और 1 का रूट भाई 1 ही होता है। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लीजिएगा भाई इसको। ये एग्जांपल मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है भाई, यहां तक कोई इशू। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आती है, अगर आपको मेरी बात समझ में आई, तो आपकी बुक क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 से, इजीली बन जाएगा, बना लीजिएगा। अ नोट फॉर ऑल ऑफ यू, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अ नोट फॉर ऑल ऑफ यू, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। मतलब किसी भी वेक्टर का जो लेंथ है या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, बेसिक सी बात है। तो याद रखना, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहेगा। तो आई होप मैग्नीट्यूड आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट,
इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स की इक्वालिटी के बारे में कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं। ध्यान से सुनना। मान लो एक वेक्टर है मेरा xi प्लस yj प्लस zk और एक वेक्टर है मेरा ai प्लस bj प्लस ck और ये दोनों वेक्टर बराबर हैं। तो दो वेक्टर कब बराबर कहलाते हैं? तो दो वेक्टर तब बराबर कहलाते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर हो। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का मतलब i का कंपोनेंट i के बराबर होना चाहिए, j का कंपोनेंट j के और k का कंपोनेंट k के। तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए। मतलब इफ i का कंपोनेंट लेफ्ट में कितना है x, वहां पे कितना है a, यहाँ पे लेफ्ट पे j का कंपोनेंट है y, राइट पे कितना है b, k का कंपोनेंट लेफ्ट पे कितना है z और राइट पे कितना है c। अगर ऐसा है तो दो वेक्टर बराबर कहलाएंगे, अदरवाइज हमें नहीं पता। जैसे मान लो एक वेक्टर है आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसी एक वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 4k। क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये वेक्टर भी 2 3 4 से बना है, ये भी 2 3 4 की हेल्प से बना है, लेकिन यहाँ पे जो i का कंपोनेंट कितना है 2 और यहाँ पे i का कंपोनेंट कितना है 3, तो गड़बड़ हो गई। कब होंगे दो वेक्टर बराबर? जब i का कंपोनेंट i के बराबर, j का कंपोनेंट j के बराबर, k का कंपोनेंट k के बराबर। ऐसा होगा तो दो वेक्टर इक्वल कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। चलिए इसके ऊपर एक सवाल करते हैं बढ़िया सा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z for which the vectors this and this are equal। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z फॉर विच द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल। तो आपको क्या गिवन है? ये दोनों वेक्टर इक्वल गिवन है और आपसे x, y, z का वैल्यू मांग रहा है। तो देखिए भाई, लिखिए गिवन, इन दोनों को इक्वल लिख लीजिए। xi माइनस y प्लस 1j प्लस z बाय 3k इज सेम एज दिस। क्या वेक्टर है ये? 2i माइनस 3j प्लस हाफ के। दोनों को इक्वेट करिए। दोनों को जब आपने इक्वेट करा तो यहाँ से x का i का कंपोनेंट कितना, भाई दोनों वेक्टर बराबर है तो मैंने बताया क्या होता है, अगर दो वेक्टर बराबर है तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर होंगे। मतलब i j के कंपोनेंट्स बराबर होंगे। i का कंपोनेंट i के बराबर, j का j के बराबर और k का k के बराबर। तो इनके कंपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे i का कंपोनेंट लेफ्ट में कितना है x, राइट में कितना है 2। चलिए j का कंपोनेंट लेफ्ट में कितना है? लोग कहते हैं y प्लस 1, बेटा y प्लस 1 नहीं होगा, नेगेटिव, ये साइन भी तो देखना है। तो यहाँ पे j का कंपोनेंट है नेगेटिव ऑफ y प्लस 1 और राइट में है नेगेटिव ऑफ 3। और इधर आ जाइए, इधर k का कंपोनेंट कितना है z बाय 3, उधर k का कंपोनेंट कितना है हाफ। तो सॉल्व करिए यहाँ से, तो x का वैल्यू 2, ये माइनस से माइनस वैनिश कर दो, तो y प्लस 1 3 है तो y का वैल्यू 2 आ गया और यहाँ से z का वैल्यू आ गया 3/2। तो इस तरीके से आप x, y, z तीनों निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 10.2। ये आप बना लेना खुद से। क्वेश्चन नंबर 4 10.2 से आप खुद बना लेना, आराम से हो जाएगा। आगे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी मज़ेदार, बहुत यूजफुल है, बहुत काम आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर दो वेक्टर बराबर है तो डेफिनेटली उनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता ना। अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो उनके लेंथ 100% बराबर होंगे, है ना भाई। दो वेक्टर इक्वल तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता। कन्वर्स का मतलब क्या हो गया? दैट इज कि अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो आप वेक्टर की गारंटी नहीं ले सकते कि वेक्टर बराबर होगा। समझ गए?
मैं दोबारा समझाता हूँ, बड़े काम का रिजल्ट है, बहुत काम आता है। मतलब अगर दो वेक्टर बराबर तो उनकी लेंथ गारंटीड बराबर होगी, लेकिन अगर दो वेक्टर की लेंथ बराबर है तो लेंथ से वेक्टर की गारंटी नहीं ले सकते। मैं भी एग्जांपल भी दूंगा, देखिए जैसे मान लो कोई क्वेश्चन करते करते मुझे पता है कि ए और बी बराबर है, तो गारंटी है कि उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। बट आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि अगर C का मैग्नीट्यूड D के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो आप ऐसा कभी नहीं लिख सकते कि वेक्टर C वेक्टर D के बराबर है, नहीं कर सकते। मैग्नीट्यूड लगा सकते हो, हटा नहीं सकते। समझे? आप ऐसा समझो ना कि कोई भी दो 5 फुट की चीज़ें क्या सेम हो सकती है? नहीं हो सकती ना भाई। 5 फुट का आदमी, 5 फुट का डंडा, तो वो इंसान है, वो डंडा है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? 5 फुट का दरवाज़ा और 5 फुट की वॉल, तो भाई लेंथ बराबर होने से उन चीज़ों का बराबर हो जाना गारंटी नहीं देता। जैसे किसी का वेट उठा लो भाई, 60 किलो का डंबल और 60 किलो का कोई आदमी है ना भाई, तो मतलब किसी चीज़ का लेंथ वगैरह बराबर हो जाने से वो चीज़ें बराबर थोड़ी हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये बात आप याद रखेंगे कि अगर वेक्टर बराबर तो लेंथ बराबर, बट लेंथ से वेक्टर की गारंटी नहीं है। इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे मान लो फ्यूचर में हम कोई सवाल कर रहे हैं, वेक्टर अल्फा बराबर वेक्टर बीटा है, तो दोनों वेक्टर बराबर हैं, तो मैं अपनी मर्जी से मैग्नीट्यूड भी लगा सकता हूं, क्योंकि अगर वेक्टर बराबर है तो मैग्नीट्यूड डेफिनेटली बराबर होंगे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता कि मान लो कि कोई सवाल मैं कर रहा हूं कि वेक्टर C का मैग्नीट्यूड बराबर लिखा है वेक्टर D के मैग्नीट्यूड के, और मैं यहां से ये डिक्लेयर कर दूं कि C D है। नहीं जी, ये काम नहीं हो सकता। आई होप आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए इस पर एक सवाल देख लेते हैं, बढ़िया सा। आपकी बुक का दूसरा क्वेश्चन भी है और इसका जस्टिफिकेशन ही समझ लो। आपकी बुक में 10.2 में क्वेश्चन दिया हुआ है 2, कहता है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। वो कहता है कि दो डिफरेंट वेक्टर लिखिए जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। जैसे सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को आप अपनी मर्जी का एक वेक्टर बना लो। पहले आप, ये मैंने अपनी मर्जी का एक वेक्टर बना लिया, अब इन्हीं के कंपोनेंट्स को अलट पलट दो। ठीक है, अब आप ए का मैग्नीट्यूड निकाल के देखो जरा। 4 9 16, ये तो √29 है। अब आप बी का मैग्नीट्यूड निकालो जरा। 9 4 16, अरे ये भी √29 है। तो आप नोटिस कर लो, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन वेक्टर ए और बी कहां बराबर है? तो मैं यहां लिख देता हूं क्लियरली, ए का मैग्नीट्यूड बराबर है बी के मैग्नीट्यूड के, बट वेक्टर ए थोड़ी है वेक्टर बी के बराबर। आप वेरीफाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको ये नोट भी जस्टिफाई हो गया होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड आपने देख लिया कैसे निकालते हैं, एंड देन फिर हमने पढ़ा इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं, ये फटाफट से आराम से समझ में आ जाएगा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस देख देख के समझ में आ जाएगा। सम कह लो, डिफरेंस कह लो, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का बेसिक सी चीज है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, बस फटाफट फटाफट से सीख लेंगे, लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मान लो वेक्टर ए है, ये हमें पता है कैसे निकलता है, किसी को भी सिखाएंगे आराम से सीख जाएगा कोई भी। अब मान लो आपसे कोई कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालो, तो देखो दोनों को कैसे जोड़ेंगे, बिना पता है सब बच्चे जोड़ देंगे, सबको पता तो है, कॉमन सेंस भी तो होती है कुछ। तो जब इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो आई को आई के साथ जोड़ेंगे, जे को जे के साथ जोड़ेंगे, के को के के साथ जोड़ेंगे। जोड़िए जरा, 3 और 2 कितना हो गया? ये 5 आई प्लस 4 और 3 7 जे प्लस 5 और 4 9 के। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं थोड़े अच्छे ह्यूज क्वेश्चन सेम डिफरेंस के साथ है, कुछ अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस करा देता हूँ सो दैट कि हमें और क्लैरिटी मिले। देखिए भाई, क्वेश्चन देखिए जरा। वो कहता है इफ वेक्टर ए इज 2i प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी इज i प्लस जे प्लस के, वेक्टर सी इज 3i माइनस के। ये 3 वेक्टर है। आपसे बोलता है फाइंड कीजिए वेरी फर्स्ट पार्ट, वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये निकालना है आपको। तो आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है, कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। बट जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो वेक्टर आपके पास होना भी तो चाहिए। यहां पे आपसे किसका मैग्नीट्यूड निकलवाना चाहता है? वो आपसे निकलवाना चाहता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, कि भाई ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल के दो। तो ए प्लस बी आप लोगों के पास अवेलेबल भी तो होना चाहिए। तो फर्स्टली आप ए प्लस बी निकालेंगे यहां पे। तो यहां निकालेंगे हम पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दो वेक्टर का सम कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, दो वेक्टर कैसे सम किए जाते हैं। तो देखिए जरा, ऐड कीजिए ना आमने सामने। आई का कंपोनेंट आई से, जे का कंपोनेंट जे से, तो कितना आएगा ये? दिस इज 3i प्लस 2j प्लस 2k। तो ये मेरा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ गया। अब आप क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड मांग रहा है, मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो बिल्कुल आराम से निकाल देंगे आप लोग। दिस इज अंडर रूट ओवर 9 प्लस 4 प्लस 4, तो 9 4 13 और 4 17, तो दिस इज रूट 17। देखिए दूसरा पार्ट आपसे मांग रहा है मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स वेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स वेक्टर सी का। तो आपसे किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मांग रहा है? इसका। 3 टाइम्स वेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स वेक्टर सी का, इसका मैग्नीट्यूड मांग रहा है। तो पहले ये वाला वेक्टर होना चाहिए ना मेरे पास, तो पहले ये वाला वेक्टर निकालेंगे। 3 टाइम्स वेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स वेक्टर सी। देखो कैसे निकालेंगे, 3 यहाँ वेक्टर ए रखो, 2i प्लस जे प्लस के माइनस 2 टाइम्स वेक्टर सी, तो दिस इज 3i माइनस के। सॉल्व करो इसको। दिस इज 6i प्लस 3j प्लस 3k, माइनस 2 अंदर गया तो माइनस का 6i, ये माइनस इसको प्लस करेगा, प्लस का 2k ऐड कर लो भाई। 6i माइनस 6i ये तो कैंसिल हो गया आपस में, यहाँ बचा 3j प्लस का 3k प्लस का 2k, तो ये हो गया आपका 5k। तो ये आ गया आपका सिंपली 3 टाइम्स वेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स वेक्टर सी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान है, कोई भी निकाल देगा यार मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे भाई? 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, जोड़ दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे सपोज एग्जामिनर कह दे कि आप ना इसका मैग्नीट्यूड दो मुझे, 2 टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। पहले आप ये अंदर वाला वेक्टर कैलकुलेट करो एंड देन फिर उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल दो। कोई बड़ा टास्क नहीं है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो आई होप आप लोगों से ये हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप क्वेश्चन नंबर 6 कर पाओगे 10.2 का, बहुत आराम से हो जाएगा। तो सम हो गया भाई, डिफरेंस हो गया भाई। ऐसे बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज की क्लास के लिए। समथिंग इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सबसे मजेदार चीज है ये। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समथिंग इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर से क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर का क्या सेंस है, ध्यान से सुनना। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है यूनिट लेंथ का वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट लेंथ का वेक्टर, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ 1 यूनिट हो। आसान भाषा में, मैथमेटिक्स के लिए, हमारे लिए आसान भाषा में, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, आसान भाषा में। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, उसे क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को लेके हमें क्या बात पता लग गई कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो आप ये समझ लो, अगर एग्जामिनर कल आपसे कह दे कि वेक्टर ए तो यूनिट वेक्टर है, तो आपको चाहे भले ए की शक्ल ना पता हो, ए कैसा दिखता है ये ना पता हो, लेकिन यूनिट वेक्टर होने की वजह से आप ये डिक्लेयर कर सकते हो कि ए का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। ये मतलब होता है यूनिट वेक्टर का। अब जैसे मान लो कल को कोई आपसे कह दे कि सी एक यूनिट वेक्टर है, सी क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, तो आप डायरेक्टली बिना सी को जाने कह दोगे कि सी का मैग्नीट्यूड 1 होगा। और देखिए, जैसे मान लो कोई आपसे कह दे कि वेक्टर a माइनस बी तो एक यूनिट वेक्टर है, तो आप कहेंगे कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो आसान भाषा में हमने क्या सीखा यूनिट वेक्टर के बारे में कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई? 1 होता है।
चलिए एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं इसके बारे में, अ नोट फॉर ऑल ऑफ यू। कि भाई अगर वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है तो उसका बेसिक मीनिंग क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और उल्टा भी फॉलो करेगा। मतलब किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करोगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 आना चाहिए, उल्टा पढ़ो। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। एक बेसिक सवाल कराते हैं इस पे। क्वेश्चन, शो दिस इज अ यूनिट वेक्टर। इसको यूनिट वेक्टर शो करना है तो कैसे शो करोगे आप, इसका मैग्नीट्यूड निकालो 1 आना चाहिए। तो देखिए अंडर रूट ओवर इसका स्क्वायर 1/3 प्लस इसका स्क्वायर 1/3 प्लस इसका स्क्वायर 1/3। 1/3 1/3 1/3 3 टाइम्स है तो दिस इज 3/3, कैंसिल करा तो आंसर आ गया 1। अब क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, इसका मतलब ए एक यूनिट वेक्टर है, ए को आपने यूनिट वेक्टर प्रूफ कर दिया। तो यूनिट वेक्टर की कहानी यही है, ठीक है। चलिए अब और बहुत मजेदार चीज सीखते हैं। देखिए भाई, तो हमें पता लग गया कि भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अब जरा यूनिट वेक्टर को निकालना सीख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर को निकाला कैसे जाता है। एक सेकंड जरा वेट कीजिएगा। देखिए भाई, एक बहुत कमाल की चीज सिखा रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना सिखाते हैं, बड़ी मजेदार चीज है ये। मान लो ए कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, तो आपसे एग्जामिनर कहेगा यूनिट वेक्टर निकालो ए की डायरेक्शन में। क्या बोलेगा, यूनिट वेक्टर निकालो ए की डायरेक्शन में। तो ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, आसान भाषा में ए के लिए यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकालना है ए की डायरेक्शन में। तो कैसे निकलेगा यूनिट वेक्टर ए की डायरेक्शन में, वेक्टर ए को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो, बस यूनिट वेक्टर आ गया ए की डायरेक्शन में। कहने का मतलब आपको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो, जैसे कल को कोई कहे कि बी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बता दो, तो आप क्या करोगे, बी को बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, आपको बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल गया। कोई कहे कि भाई सी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ हमें, तो आप आराम से निकाल सकते हो, सी को सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको सी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। कल को कोई बोल दे कि भाई ए प्लस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए मुझे, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी को a प्लस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इफ वी हैव अ वेक्टर तो उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर हमारी जेब में रहता है। जैसे मान लो कल को कोई कहे कि भाई अल्फा कोई वेक्टर है, उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर दो, तो यूनिट वेक्टर बनाना बड़ा आसान है, आप अल्फा को अल्फा के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। बेसिकली हो क्या रहा है, वेक्टर ए को आपने ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब मान लो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 रहा होगा, तो वेक्टर ए को आपने 5 से डिवाइड लगा दिया, तो जो रिमेनिंग चीज रह गई उसकी लेंथ कितनी बचेगी, एक ही यूनिट तो बचेगी उसकी लेंथ। तो इसीलिए इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से जरा, इस पूरी लाइन का क्या लिखा है, ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए का एक सिंबॉलिक नोटेशन है, ये ए के ऊपर ऐसा कैप लगा देते हैं। तो इस ए कैप को क्या पढ़ेंगे, इस ए कैप को बोला जाता है
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसको क्या पढ़ेंगे भाई? दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। तो कहने का मतलब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर बताना है तो आप आराम से बता सकते हो, उस वेक्टर को उसके लेंथ से डिवाइड लगा दो, दैट्स इट। मींस इफ वी हैव अ वेक्टर तो उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर हमारी जेब में है हमेशा। हम आराम से किसी भी वक्त यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। आइए प्रॉब्लम देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of the vector 2i plus 3j plus 4k। मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन में अपने को एक यूनिट वेक्टर बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सोल्यूशन गोज लाइक दिस। पहले से एक नाम दीजिए, लेट वेक्टर ए। वो क्या हुआ भाई? वो हुआ 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब आपसे बोला गया है कि ए की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताओ। तो ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? ए को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो पहले आप ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या हुआ भाई? ये 4 9 16। अरे एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, इसको ऐड वैड कर लीजिए। तो दिस इज √29। सो अब आपको ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप क्या लिखोगे? ये ए के ऊपर ऐसा कैप लगाएंगे, ए कैप। इस ए कैप का मीनिंग क्या है? मैंने लिख दिया, इतनी बड़ी लाइन मीनिंग है इस ए कैप का। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। कैसे निकलता है ये निकलता है वेक्टर ए को डिवाइड कर देंगे हम ए के मैग्नीट्यूड से। आइए कर देते हैं ए को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। देखिए जरा, सो 2i प्लस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय √29। इसको अलग अलग करके लिख दो। अलग अलग करके लिखने का मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर सकते हैं, 10.2 का इजीली बनेगा। आगे बढ़ते, एक सवाल और देखिए ऐसा ही। क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यूनिट वेक्टर निकालना है इन दोनों वेक्टर्स की सम की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? इन दोनों वेक्टर्स के सम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका हमें पता है। मान लो मुझे ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ए को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। लाइकवाइज अगर मान लो अब हमसे क्या मांग रहा है? इनके सम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मांग रहा है, तो इनके सम को इनके सम के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यूनिट वेक्टर निकालना तो आसान टास्क रहता है, ठीक है ना भाई? चलिए, इनके सम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना है, आइए बनाते हैं। तो सोल्यूशन गोज लाइक दिस, लेट वेक्टर ए, इन दोनों का नाम रख देते हैं ना, पहले एक को ए बुला लिया और दूसरे वेक्टर को मैंने बी बुला लिया। अब इनका मुझे सम करना है, तो उससे मैं सी बुला लेता हूं। इनके सम को मैंने सी वेक्टर बुला लिया। तो अब मुझे इनके सम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। सम मतलब ए प्लस बी मतलब सी। तो मतलब मुझे सी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो सी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा? सी को सी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। तो आइए जरा पहले वेक्टर सी तो फाइंड करें। व्हाट इज वेक्टर सी? देखिए बताओ, कंपोनेंट जोड़िए जरा। तो दिस इज 3i प्लस 2j और ये हो गया आपका -k। सो देयरफॉर मुझे निकालना है सी कैप। सी कैप कैसे निकलेगा? सी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आइए सी निकल लेते हैं पहले ऊपर। तो सी है आपका 3i प्लस 2j -k अपॉन √ओवर सी का मैग्नीट्यूड 9 4 1। तो इसको जोड़ दो तो √14 हो गया, अलग अलग करके लिख दो। सो देयरफॉर सी कैप इज 3/√14i प्लस 2/√14j माइनस 1/√14k।
इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है तो क्वेश्चन नंबर 9 आप ट्राई कीजिएगा 10.2 से। देखिए साथ साथ करते जाएंगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जो हमारा पैटर्न रहेगा पढ़ाने का एनसीईआरटी अलॉन्ग विद एग्जाम्पलर अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस भी साथ साथ इन्हीं सेशंस के अंदर कराए जाएंगे। तो साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि जिस दिन हम ये चैप्टर खत्म करेंगे आप लोगों का खत्म हो जाएगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। साथ साथ इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे, साथ साथ जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप इनको लगाते हुए जाएं, ठीक है। नोट्स बनाते जाएं, अपने फॉर्मूला जो भी लिखवाएंगे, जो भी चीज़ें होंगी आगे उनके नोट्स बनाते जाएं, और जो जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उनको आप ट्राई करते रहिए। चाहे बोर्ड वाले लिखने नहीं लिखने वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन जो यहाँ बताया जा रहा है वो आप लोग साथ साथ ट्राई करते रहें, उससे आप लोगों को बेनिफिट होगा, ठीक है भाई। अब एक छोटी सी चीज़ की वेरिफिकेशन करा देते हैं। ये पहला सेशन है, इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करा रहे। नेक्स्ट सेशन से इसको और इंटेंस लेवल पे ले जाएंगे, आप लोगों को डेफिनेटली मजा आएगा। एक छोटी सी चीज़ बता देते हैं। देखिए हमने यूनिट वेक्टर निकाला है अभी, और मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में एक बात बताई थी आपको कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना हमेशा 1 होता है। और वेरीफाई करा देता हूँ, ये मेरा यूनिट वेक्टर निकल कर आया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने बैठ जाऊँ, इसका स्क्वायर, तो दिस इज 9/14 प्लस इसका स्क्वायर, दिस इज 4/14 प्लस इसका स्क्वायर, दिस इज 1/14। एलसीएम लिया 14 तो ऊपर आ गया 9 + 4 + 1/14। ऊपर भी 14 नीचे भी 14 कैंसल होके आंसर आ जाएगा 1। तो बिल्कुल परफेक्ट बात है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए भाई एक बार जरा रिकैप कर लेते फटाफट कि क्या क्या हमने पढ़ा है आज। भाई यहां से शुरू करा, वेक्टर का डेफिनेशन, अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड को लेंथ भी बोलते हैं। एक और डेफिनेशन बताई वेक्टर की कि अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। एक लाइन सेगमेंट जो डायरेक्टेड है, मतलब लाइन सेगमेंट है तो लेंथ होगा ही होगा, और उसके बाद डायरेक्शन भी है तो उसे वेक्टर बोलेंगे, ठीक है भाई। एक वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, आगे चलिए। फिर हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, √x² + y² + z², मतलब मैग्नीट्यूड में i j k का कोई रोल नहीं होता। फिर एक छोटी सी बात बताइए आपको कि a का मैग्नीट्यूड हमेशा > 0 रहेगा, मतलब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता। अमूमन सी बात है, लेंथ नेगेटिव तो नहीं हो पाएगी। आगे बढ़िए। फिर हमने इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, दो वेक्टर कब इक्वल, जब करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे i j k के, मतलब i का कंपोनेंट i के इक्वल, j का कंपोनेंट j के इक्वल और k का कंपोनेंट k के इक्वल। इसके ऊपर हमने प्रॉब्लम भी किया। ये बहुत काम का और बहुत इंपॉर्टेंट बात था। क्या, अगर दो वेक्टर बराबर है तो उनके लेंथ भी बराबर रहेंगे, बट उल्टा ट्रू नहीं होता। उल्टा मतलब लेंथ से वेक्टर का गारंटी नहीं है, अगर लेंथ बराबर है तो वेक्टर बराबर होने की गारंटी नहीं होती। ये उसका एक एग्जांपल भी था। फिर हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन सीखा, ये क्वेश्चंस आप लोगों को पता ही है। एंड देन मेन चीज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब यूनिट लेंथ का वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ 1 यूनिट हो। और एक बड़े कमाल की बात कि अगर वेक्टर एक कोई यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। उल्टा पढ़िए, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसे यूनिट वेक्टर कहेंगे। मींस किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर शो करना रहेगा तो कैसे शो करोगे, उसके मैग्नीट्यूड को 1 दिखा दीजिए, दैट्स इट। तो ये फिर मैंने आपको एक चीज बताई कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, मतलब किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो कैसे मिलेगा, उस वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो। बेसिक सी चीज है। मींस इफ वी हैव अ वेक्टर, उसके करस्पॉन्डिंगली यूनिट वेक्टर हमारी जेब में हमेशा। मान लो एक वेक्टर डी है, डी तो है बट हमेशा डी कैप भी हम जेब में लेके बैठे हैं। कैसे, 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। डी को डी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मतलब जब आपके पास डी है तो समझ लो जेब में डी कैप भी पड़ा हुआ है। कभी भी बना सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर को हम पिटारे में से। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बस इतनी सी बात है आज के सेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब आप लोग कितना कर लेंगे, कितना, एक तो ये पूरा सेशन रिवाइज करके रखेंगे, एंड आपका जो एक्सरसाइज नंबर 10.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6, 7 और 9, इतने प्रॉब्लम्स आप जरूर ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट सेशन से इसको और इंटेंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।